नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर हेडलाइंस पर। कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी का खतरा बरकरार, जौहरी तहफ़्फ़ुज़ इजलास के आखिरी दिन अमरीकी सदर बराक ओबामा का खिताब। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर, इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर की बातचीत। सऊदी में मुक़ीम हिंदुस्तानियों से मोदी ने किया खिताब। इमाम हरम आज पटना में दहशतगर्दी के खिलाफ सभी ममालिक के लोगों से एकजुट होने की अपील की, मीडिया से किया खिताब। फिलिस्तीन में मैराथन दौड़ का मुकाबला, बड़ी तादाद में फिलिस्तीनियों ने की शिरकत। गजा और यरूशलेम के लोग इसराइल का परमिट रोकने से नहीं हो सके शरीक। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के अपने पहले दौरे के लिए आज वाशिंगटन से रियाद पहुंचे। वज़ीर आज़म मोदी के इस दौरे का मकसद सऊदी अरब के साथ हिंदुस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाना और दहशतगर्दी मुखालिफ मुहिम में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस दौरे में सऊदी अरब के लीडरों से दो तरफ़ा इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आज़म मोदी और सऊदी क़यादत के दरमियान होने वाली बातचीत में दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती के खतरात से निपटने का मौज़ू अहम रहा। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने सऊदी में मुक़ीम हिंदुस्तानियों से भी खिताब किया। वाशिंगटन में मुनक़्क़दा दो रोज़ा न्यूक्लियर समिट के आखिरी दिन अपने खिताब में अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा कि जौहरी दहशतगर्दी के खतरे को कम करने के लिए की जाने वाली कोशिशों के बावजूद ये खतरा बदस्तूर बरकरार है। समिट में मुख्तलिफ ममालिक से आए सरबराहों ने जौहरी तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो जौहरी हत्यारों या ताबकार मवाद दाइश जैसे दीवाने ग्रोहों के हत्थे चढ़ने से रोकने के लिए दुनिया भर में जौहरी तंसीबात के हिफाजती इंतजामात में इजाफा करें। जौहरी सलामती के मौजू पर वाशिंगटन में जारी दो रोज़ा सरबराही इजलास से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि जौहरी दहशतगर्दी के खतरे को कम करने के लिए की जाने वाली कोशिशों के बावजूद ये खतरा न सिर्फ बदस्तूर बरकरार है बल्कि इसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। दो रोज़ा इजलास के दूसरे रोज़ अपने इब्तिदाई खिताब में सदर ओबामा का कहना था कि गो के अब तक दुनिया का कोई दहशतगर्द गिरोह जौहरी मवाद हासिल करने की कोशिशों में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उनके बकौल अल-कायदा हमेशा से जौहरी हथियारों के हुसूल की ख्वाहिशमंद रही है, जबकि दाइश की जानिब से ब्रसेल्स और पेरिस में किए जाने वाले हालिया हमलों के बाद इस तंजीम के इरादों के मुतालिक भी खदशात में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर खुदा न ख्वास्ता कभी कोई जौहरी बम या ताबकार मवाद इन दीवानों के हाथ लग गया तो वो इसे आम इंसानों के कत्लेआम के लिए जरूर इस्तेमाल करेंगे। ख्याल रहे कि सदर ओबामा के दौरे इक़्तिदार के दौरान न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर होने वाला ये चौथा और आखिरी सरबराही इजलास है जिसमें 50 से ज़ायद मुल्कों के सरबराहान और आला नुमाइंदे शरीक हैं। दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शरीक वफूद ने जौहरी खतरात और इनसे बचने के तौर तरीक़ों पर बातचीत की है। शुमाली कोरिया की जानिब से हालिया जौहरी और मिसाइल तजुर्बात और शिद्दत पसंद तंजीम, दाइश से लाहक न्यूक्लियर दहशतगर्दी के खतरात जैसे मामलात कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में सरफहरिस्त हैं। ताहम कॉन्फ्रेंस में दुनिया की दूसरी बड़ी जौहरी ताकत रूस की अदम शिरकत ने इस कॉन्फ्रेंस की इफादियत और कोई बड़ा फैसला सामने आने के इम्कान को मादूम कर दिया है। अपने खिताब में सदर ओबामा ने कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ मुकामात पर लगभग 2000 टन जौहरी मवाद ज़ख़ीरा है, जिसके बाज़ हिस्से निस्बतन कम महफूज हैं। उन्होंने कहा कि ये मवाद दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ने से रोकने के लिए आलमी रहनुमाओं को मज़ीद इक़दामात करने और बाहमी ताउन में इजाफे की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। सऊदी अरब की मईशत का ज़्यादातर दारोमदार तेल की पैदावार पर मुनहसर है, लेकिन अब सऊदी हुकूमत अपनी मईशत को तेल के कारोबार से ऊपर उठाना चाहती है। जहां सऊदी हुकूमत ने दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड बनाने का फैसला किया है ताकि तेल के बजाय आमदनी के और भी दीगर रास्ते हमवार हो सकें। डिप्टी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मुल्क की ऑयल कंपनी सऊदी अरामको के शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे और इससे हासिल होने वाले मुनाफे से दुनिया भर में सरमायाकारी की जाएगी।
सलमान ने कहा कि ये फंड तकरीबन 132 लाख करोड़ रुपए का होगा। तो वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और आगे बढ़ेंगे खबरों में। इमाम हरम शेख सालेह मोहम्मद बिन इब्राहिम अल तालिब आज पटना पहुंचे, जहां उन्होंने होटल मोरिया में मीडिया से खिताब किया। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ सभी ममालिक के लोगों को एकजुट होने की अपील की। वाज़ेह है कि इमाम हरम शेख सालेह मोहम्मद बिन इब्राहिम अल तालिब बिहार के एक रोज़ा दौरे पर आए हैं। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर इत्मीनान मुनक़्क़दा अमन कॉन्फ्रेंस में इमाम को शिरकत करनी थी, लेकिन इमाम एक दिन की ताख़ीर से पटना पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए इमाम हरम ने सख्त अल्फाज में दहशतगर्दी की मुखालफत की और कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। इमाम के मुताबिक दहशतगर्दी के सबब आज सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हो रहा है। इमाम हरम कल लखनऊ के लिए रवाना होंगे। وأن نقف جميعا ضد المتطرفين الذين يشوهون صورة الإسلام أو يريدون أن يلصقوا تهمة الإرهاب بالإسلام والإسلام بريء من ذلك. اور ہم لوگوں کو سب لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی، اب ہم سب لوگ یہاں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر ہم دہشت گردی کے خلاف جمع ہوں اور یہ اعلان کریں کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام اس سے بری ہے، پاک ہے۔ عراق کے شیخ آیت اللہ عظمہ بشیر حسین نجفی کے صاحبزادے محمد شیخ علی عظمہ نجفی نے آج ہندوستان کی وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ہندوستان کے عالم دین مولانا کلب رشید بھی موجود تھے۔ اس پورے معاملے پر ہمارے نمائندے آصف اقبال نے شیخ علی عظمہ نجفی سے بات چیت کی۔ آج ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ ڈیلیگیشن سشما سوراج ودیش منتری سے مل کے آیا ہے۔ ہمارے ساتھ بہت بڑے بڑے شخصیت ہیں اس وقت، ان شخصیتوں کو لے کے آنے کی ذمہ داری جس شخص پر ہے وہ صاف طور پہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تمام لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہم سیدھے ان سے بات کر لیں گے، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس کو، کیونکہ یہ اپنے اردو لینگویج میں بات کریں گے، ان کے ٹرانسلیشن کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ خود ہندوستان کے نامچین شخصیتوں میں ایک ہیں۔ ہم سیدھے ان سے بات کر لیں۔ پہلے سر، کیا موٹیو ہے؟ آپ لوگ یہاں ملاقات کرنے آئے، ان سے ملاقات ہوئی ہے ودیش منتری سے، آپ لوگوں کی بات چیت کیا رہی، کس سلسلے میں آپ کی ملاقات في اللغة العربية؟ شنو كان يعني النتيجة وش كان تقصدون بوراء هذا اللقاء الوزيرة الخارجية؟ شنو الهدف كان هذا اللقاء يعني؟ نعم، أولا احنا جئنا إلى هذا البلد الطيب والبر الصغير الذي نفتخر به ونعتز به وبالحقيقة نعتبره بلدنا۔ ہم جو یہاں آئے ہیں اس عظیم ملک میں، اس پاک ملک میں، یہ ہمارے لیے ایک بڑے شرف کی بات ہے، اور اس ملک میں جو ہے ہمارا ریلیشن ہے اس ملک سے، تو ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ ہم یہاں اپنے اس ملک میں، اس عظیم ایک پاک ملک میں آئے۔ اور بات شمالی کوریا کی۔ شمالی کوریا نے ایک اینٹی ایئر کرافٹ میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری چینل پر تجربے سے متعلق کچھ تصاویر جاری کی گئیں۔ ادھر جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے تجربے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ شمالی کوریا نے فضا میں فائر کرنے والے ایک اینٹی ایئر کرافٹ میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری ٹی وی چینل نے تصاویر جاری کی ہیں جن میں شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کو مرکز کا جائزہ لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ شمالی کوریا کی سینٹرل نیوز ایجنسی نے کہا کہ میزائل کے اس کامیاب تجربے پر صدر کم جونگ ان نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ادھر جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ نے بھی کہا کہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل سے ایک مشتبہ بیلسٹک میزائل داغا جو کہ رواں برس کی اس طرف سے کیے گئے متعدد تجربات میں سے تازہ ترین ہے۔ یہ اقدام پیانگ یانگ اور سیول کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی یونہاپ کے مطابق زمین سے فضا تک مار کرنے والا یہ میزائل جمعے کی دوپہر جاپان کے سمندر میں گرا۔ شمالی کوریا نے جنوری سے اب تک ہتھیاروں کے متعدد تجربے کیے ہیں جس پر اسے امریکہ اور اقوام متحدہ سمیت بیرونی دنیا کی طرف سے مزید سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
पाबंदियों के बावजूद शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ऐसे तजुर्बात जारी रखने के अलावा अपनी फौज को जौहरी जंग के लिए तैयार रहने का ऐलान भी कर चुके हैं। प्यांगयांग की इस इश्तियाल अंगेजी पर वॉशिंगटन में अमेरिका, जनूबी कोरिया, चीन और जापान के रहनुमाओं ने तबादला ख्याल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि तुर्की मुबैना तौर पर हज़ारों पनाह गुज़ीनों को ज़बरदस्ती शाम वापस भेज रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज़ तकरीबन 100 पनाह गुज़ीनों को ज़बरदस्ती मुल्क वापस भेजा जा रहा है। उधर तुर्की ने इस रिपोर्ट पर अब तक कोई रद्दअमल नहीं दिया है। इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि तुर्की जनवरी से मुबैना तौर पर रोज़ाना 100 के लगभग शामी पनाह गुज़ीनों को तहवील में लेने के अलावा ज़बरदस्ती उन्हें वापस उनके मुल्क भेज रहा है। तंजीम ने रिपोर्ट में बताया कि जनूबी तुर्की में ये एक खुला राज है और इसके बकौल तुर्की और यूरोपीय यूनियन के माबैन पनाह गुज़ीनों से मुताल्लिक़ मुआहदे में मोहल्लिक खामियां मौजूद हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के यूरोप और वस्ती एशिया के लिए डायरेक्टर जॉन डेलहुजन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने अपनी सरहदें बंद करते हुए दानिस्ता तौर पर इन हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर दिया कि तुर्की शामी पनाह गुज़ीनों के लिए एक महफूज मुल्क नहीं है और ये हर रोज़ कम महफूज होता जा रहा है। उधर तुर्की ने एमनेस्टी के इन इल्ज़ामात पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है। और बात फ़िलिस्तीन की। फ़िलिस्तीन में मैराथन दौड़ के मुकाबले का इनेकाद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनियों ने शिरकत की। मैराथन में शिरकत के लिए यरूशलेम और गजा से काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन इसराइल ने इन्हें परमिट जारी नहीं किया। इसके बावजूद मैराथन कामयाब रही और लोगों में काफ़ी जोश खरोश देखने को मिला। आप देखिए तफसीलात। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। बैतुल्लहम में मुनाक़िदा सालाना फ़िलिस्तीनी मैराथन में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुंतज़मीन के बकौल इस मैराथन का मकसद सियासी बेदारी और आज़ादी का शऊर पैदा करना था। ये फ़िलिस्तीन की सरकारी मैराथन थी। मैराथन के सरबराह दयाला इसिद का कहना था कि फ़िलिस्तीनी मैराथन फ़िलिस्तीनियों की हकीकत बयान करती है। इस मैराथन का आगाज़ नेटिविटी चर्च से किया गया, जो कि अपार्थेड वाल और रिफ्यूजी कैंपों से होते हुए नेटिविटी स्क्वायर की जानिब लौट आई। दरमियान में इसराइल की रुकावटी दीवार और करीबी यहूदी बस्तियों के आ जाने की वजह से मैराथन का रूट तब्दील करना पड़ा। फासला मुकम्मल करने के लिए मैराथन में हिस्सा लेने वालों को एक ही जगह के 4 चक्कर लगाने पड़े। The Palestine Marathon illustrates the reality of how we live in Palestine. It starts from the Nativity Church through an apartheid wall and through 2 refugee camps and then back to the Nativity Square. इस मैराथन में शरीक होने वाले अफराद का कहना था कि दौड़ का मकसद दुनिया को ये दिखाना है कि आपके लिए जिंदगियां तंग किए जाने के बावजूद कैसे आप अपनी जिद्दोजहद जारी रख सकते हैं। इस सिलसिले में बात करते हुए मैराथन में हिस्सा लेने वाली 12 का कहना था कि दुनिया के लोगों को इस मैराथन के जरिए ये दिखाना है कि एक शहर से दूसरे शहर घूमने का हक हमें भी हासिल है। हमारी तहरीक को महदूद करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस तरह के इजाफी एक्टिविटी हमें दुनिया को बहुत कुछ कहने का मौका फराहम करती हैं। एक दिन हमारी सरजमीन आज़ाद होगी। It's amazing to show other people in the world that we need to have the right to movement, because if we move from a city to another, our movement is very restricted. So this kind of activities is like to say out loud that we have the right to move freely. गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस मैराथन में शरीक होने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन गजा से बहुत कम अफराद शरीक हो सके। उसकी वजह बताते हुए इसराइली हुक्काम का कहना था कि इस साल दरखास्तें देर से मौसूल हुईं, इसी वजह से परमिट जारी नहीं किया जा सका। इसराइल के इस रवैये पर तबसरा करते हुए एक दीगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र जाद ज़िदान का कहना था कि सिक्योरिटी के हवाले से इसराइल के खदशात मेरी समझ से बालातर हैं। ख्याल रहे कि मैराथन में 4000 अफराद ने शिरकत की। मुंतज़मीन को उम्मीद है कि ये मैराथन एक दिन बैतुल्लहम से यरूशलेम को जाएगा और इस मैराथन में हिस्सा लेने वालों को एक ही जगह के कई चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। I will never understand Israeli security concern. There's no security concern that prevents the runner from coming to run the Palestine Marathon.
फिलिस्तीन की इस मैराथन में जिस अंदाज में फिलिस्तीनियों ने शिरकत की और गजा व यरूशलेम के उम्मीदवारों का शिरकत के मुतमन्नी होने के बावजूद इसराइल ने शिरकत की परमिट रोक दी, जहां इसराइल के आसबियत के रवैये को दिखाता है, वहीं इस बात का भी गम्माज है कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद फिलिस्तीनियों के हौसले बुलंद और आज़ाइम जवान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।